न्यूज चैनल सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें जो बिहार से सामने आ रही है। बिहार में सियासी उठापटक के बाद आज एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सभी 164 विधायकों को पटना छोड़ने के निर्देश अभी नहीं दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक 8 से 10 महीने नीतीश कुमार सीएम रहेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। 2017 से चले आ रहे गठबंधन को खत्म कर आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ चले गए। नीतीश के महागठबंधन का नेता चुना गया और उसके बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के दफ्तर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है और 8वीं बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर वो रहेंगे और उसके बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि तैयारी पूरी 2024 लोकसभा चुनाव की भी दिख रही है। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए भी ये तैयारी विपक्ष की एक तरीके से होती हुई दिख रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सियासी उठापटक बीते दिनों बिहार में देखने को मिला था उसने कल बिहार की तस्वीर एकदम बदल दी और आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है जब 8वीं बार एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश। एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए सब लोगों ने एक साथ और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट मिला 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए तो इसलिए और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। तेजस्वी यादव फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेज प्रताप को इस बार बिहार सरकार में क्या पद मिलेगा इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। महागठबंधन की सरकार बनने पर क्या कहना है दोनों भाइयों का, आप सुनिए। सरकार बन गई, अब सबको लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों करोड़ों को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से तेजस्वी जी ने इधर देखिए ना, तेजस्वी जी ने जिस तरीके से कहा था कि 10 लाख रोजगार देने का काम होगा, अब वो समय आ गया है कि बिहार में जिस तरीके से खेला हुआ है और उस खेला का रिजल्ट ने दिखाने का काम किया है। भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। उधर नीतीश कुमार को बिहार में महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने शुभकामनाएं भी दी। राहुल गांधी ने फोन पर नीतीश के साथ बातचीत की। इसके बाद सोनिया गांधी ने बधाई दी। वहीं सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। उधर कहा यह भी जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन के अंदर बिहार की राजनीति में जबरदस्त उठापटक हुई है। अब वक्त बताएगा कि महागठबंधन का ये तालमेल बिहार और देश की राजनीति में क्या नया लेकर आने वाला है।
बिहार में जेडीयू के साथ सत्ता का स्वाद चखने जा रहे तेज प्रताप काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव किंग मेकर की भूमिका में हैं। जी 5 साल बाद सरकार में वापसी किए हैं, कितना मुश्किल था वापसी करना। देखिए, हम लोगों ने संघर्ष किया है और संघर्ष से जो फल जो निकल के आता है वो ये है, जो फल जो निकल के आया संघर्ष करने के बाद हम लोगों ने सींचने का काम किया, उसका फल ये मिला है कि अब जो नौजवान जो हैं उनको अब पूरा भर देना है, रोजगार देना है। उसके लिए हम लोगों को चुनने का काम किया। हम लोगों ने समझौता भी किया गठबंधन को साथ में, पूरे समाजवादी लीडर सब लोग साथ में हैं, जितनी भी दलें हैं सब साथ में हैं। बीजेपी तेज प्रताप जी अंत में मांझी जी ने भी हम लोग को समर्थन नहीं, आपको सपोर्ट कर दिया तमाम पार्टियों ने जो नीतीश कुमार के साथ भी थे। बीजेपी को छोड़ के सबने, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने मैंडेट का अपमान किया और नीतीश कुमार पे भी पहले आप लोग आरोप लगा चुके हैं कि पलटते हैं, तो इस बार विश्वास कर सकते हैं? देखिए, पलटीबाज अगर सही मायने में कहा जाए तो सबसे बड़ा पलटीबाज जो है वो भाजपा है। बात बहुत कहा जाता है कि तेजस्वी चाहते गृह विभाग मिले, तेज प्रताप नए मंत्रिमंडल में अपने लिए पद चाहते हैं, ये सब जो खबरें चल। किसको बोला कि हम पद चाहते हैं? वही पूछ रहा हूँ। हम तो जनता के दिल में पद चाहते हैं। भूमिका रही लालू यादव की, क्या भूमिका रही? बताया जा रहा है कि पूरी रणनीति उन्होंने आदरणीय पिताजी तो किंग मेकर के भूमिका में हैं और शुरू से किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, और जब जनता ने चुन लिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के जो भी है समस्या उसको पूरा करने का काम करें, इसलिए हम लोगों ने समझौता किया। अंतिम क्या नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर ये कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। उनके इस ट्वीट को अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत दिया है कि नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। और बिहार में सत्ता के परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार जहां विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं, वहीं महागठबंधन की सरकार बनने से कुछ लोग नीतीश और तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी जी तो बिहार के यूथ के इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक रहे हैं। तेजस्वी जी के बारे में तो मैंने शुरू से ही कहा हुआ है, नीतीश जी बहुत मैच्योर्ड आदमी हैं। अब आज जो कुछ हो रहा है मैं उम्मीद करता हूँ बिहार के बेहतरी के लिए हो रहा है। मेरा इस वक्त आना यहाँ पे संयोग नहीं, संजोग है, महज संजोग है, प्रयोग नहीं है। प्रयोग तो उन लोगों ने किया, दिल्ली वालों हमारे दोस्तों ने। वो तो एक दिन होना ही था, वो इनका नाता गठबंधन था सरकार में आने के लिए, वो टूट नहीं था, टूट गया, टूट नहीं था। पर आज जो तानाशाही प्रवृत्ति इनकी है, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हत्यारे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश इनको माफ नहीं करेगा। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। मुझे उम्मीद है कि मिलजुल करके कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे हमेशा भारतीय जनता पार्टी दूर रहेगी। और बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार कभी पीएम नहीं बनेंगे। उधर आज बीजेपी महाधरना प्रदर्शन करेगी, सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। ये प्रदर्शन नीतीश कुमार के खिलाफ किया जाएगा। 11 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय में भी धरना प्रदर्शन होगा। वहीं आज शाम 4 बजे पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। महत्वाकांक्षा जागा प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो बहाना करके निकले, फिर जब निराश हो गए तब फिर गए आरजेडी के साथ। आरजेडी ने जिस शब्द का उनके लिए प्रयोग किया था, यही तेजस्वी, मैं कह भी नहीं सकता कि पलटू राम। और फिर वो आज महत्वाकांक्षा जागा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, और वो एनडीए में जगह नहीं बल्कि देश में भी उनके लिए जगह नहीं है। ये बिहार की जनता
ही उनको फिर से सबक सिखाएगी। बड़े भाई की तरह इज्जत दी, कभी भी उनके लिए कोई अपमान का शब्द हमारी तरफ से हमारे नेताओं ने नहीं कहा, बल्कि वो सीनियर लीडर के नाते हरदम सम्मान दिया। हमारा नेतृत्व तो कह ही रहा था कि वो 2025 तक मुख्यमंत्री हैं, हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, कभी सम्मान में कोई कमी नहीं की। आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर अब आज आप कह रहे हैं कि भाजपा अटल जी और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, तो 20 में जीत के आप साथ क्यों थे? आप उसी वक्त कहते कि हमको इस बीजेपी से नहीं पटेगी। तो ये तो कमाल की बात है। 17 में आप दोबारा साथ आ गए, आराम से साथ रहे, 19 का लोकसभा का चुनाव जीता, 20 का विधानसभा का चुनाव जीता, और आज जब 22 का अगस्त चल रहा है तो आप कह रहे हैं भाजपा हमको तोड़ने की कोशिश करती है। ये क्या मतलब है इसका? और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में फिर से चुनाव की मांग की है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी पहले भी कंफ्यूज थे और आज भी कंफ्यूज हैं। बिहार में जो कुछ हुआ है क्या करेंगे आप? 2020 में जनता ने जनादेश एनडीए की सरकार के लिए दिया था। जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से 2-2 बार जनादेश का अपमान किया, 2015 में जब महागठबंधन के लिए जनादेश था तो एनडीए के साथ इन्होंने सरकार चलाई। आज एनडीए के लिए जनादेश है तो महागठबंधन के साथ ये जाने को तैयार हैं। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जनादेश का ये अपमान कर रहे हैं, मैं मामहीम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि उनको राष्ट्रपति शासन की उनको सिफारिश करनी चाहिए और बिहार को एक फ्रेश मैंडेट के लिए मध्यवर्ती चुनाव में बिहार को जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, आपको बार बार चिराग मॉडल पर आपत्ति है। नीतीश कुमार जब चुनाव खत्म हुआ था पिछला 2020 में एक बात कही थी कि इस बार के चुनाव में ये पता नहीं चला कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, वो बात ही आगे बढ़ रही है। इस पर क्या आप कहेंगे? क्या नीतीश को पक्का पता चल गया था इसलिए सरकार टूट? भाई मुख्यमंत्री जी तब भी कंफ्यूज थे, वो आज भी कंफ्यूज हैं। आज भी उनको नहीं पता कि उनका दोस्त कौन है उनका दुश्मन कौन है। तब भी अगर उनको नहीं समझ में आया था तो आज भी उनको नहीं समझ में आ रहा है। वो जो उनके विनाश के मॉडल, जो उनके संरक्षण की बातें कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, ललन सिंह जी, इन लोगों ने क्या क्या बयान दिए हैं। मुख्यमंत्री की छवि सबसे ज़्यादा खराब हुई है तो इन्हीं लोगों के बयान से हुई है। क्या बोलते थे ललन जी कि उनके पेट में दांत है, यही बोला था ना ललन सिंह जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए। भाई मैं तो इतनी पढ़ाई कर ली, मुझे आज तक नहीं पता कि किसी के पेट में भी दांत हो सकते हैं, पर ये आविष्कार ललन जी ने ही दुनिया को, देश को उन्होंने ये ज्ञान प्राप्ति उनके द्वारा कराई गई थी। बहरहाल मुख्यमंत्री जी को तब भी नहीं समझ में आया था और उनको आज भी नहीं समझ में आ रहा है। वो तब भी कंफ्यूज थे, वो आज भी कंफ्यूज। भरी एक स्कूल बस नाले में पलट गई। इस हादसे को देखकर वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, जिनकी मदद से बस में सवार बच्चों को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सब सुरक्षित रहे। हालांकि बताया गया कि छात्रों को इस घटना में मामूली चोटें आई। बारिश के बाद बिगड़े हालात से राज्य का सिंधुदुर्ग जिला भी नहीं बच पाया, जहां बीते 2 दिन से लगातार बरस रहे पानी ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। वहां नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। पुल पर पानी के बहाव को देखकर ऐसा लगा कि अगर कुछ भी उसके सामने आएगा तो वो उसे बख्शेगा नहीं। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। पुल के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई कि नदी में पानी। इस बीच खबर है कि भारत को जल्द ही दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाने वाला बॉम्बर मिल सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और रूस के बीच एक बड़ी डील पर बात चल रही है, जिस पर मोहर लग गई तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इस डील के तहत उसे रूस का बेहद घातक बम बरसाने वाला विमान Tu-160 मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह भारत का पहला बम बरसाने वाला विमान होगा। दुनिया इस बॉम्बर को व्हाइट स्वॉन के नाम से भी जानती है, जो दबे पांव पहुंचकर दुश्मन के ठिकानों में बमों की बारिश कर तबाही मचाने में माहिर माना जाता है। इसीलिए रूस के दुश्मन नेटो ने इसे ब्लैक जैक नाम दिया है और दावा है कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में चल रही भीषण जंग में पुतिन की सेना ने इस बॉम्बर का इस्तेमाल कर जमकर क्रूज मिसाइलें दागी। साथ ही नेटो की सदस्यता को लेकर जारी तनातनी के बीच स्वीडन और फिनलैंड को डराने के लिए भी रूस ने इन बॉम्बर विमानों को उनकी सीमा के नजदीक उड़ान भरने के लिए भेजा था। और अगर ये बॉम्बर भारतीय वायुसेना को मिल गया तो चीन और पाकिस्तान की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रूस का Tu-160 बॉम्बर हाइपरसोनिक मिसाइलों और दूसरे घातक हथियारों से लैस होता है। साथ ही परमाणु युद्ध होने पर इसका इस्तेमाल परमाणु बम गिराने के लिए भी किया जा सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक बार में करीब 40,000 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है। ये बॉम्बर करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और एक बार में ये विमान करीब 12,000 किलोमीटर तक उड़ान भर लेता है।
इधर महाराष्ट्र में विपक्ष ने मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही दिन उंगली उठा दी। शिंदे कैबिनेट में महिलाओं को मंत्री पद नहीं मिलने पर शिवसेना ने राज्य सरकार को घेरा। में जो विस्तार हुआ है उसमें एक महिला एमएलए नहीं है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी महाराष्ट्र कैबिनेट में आधी आबादी को जगह नहीं देने पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया कि जल्द महिलाओं को भी राज्य मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी।